बदला यूपी डीडी कॉन्क्लेव की सीरीज में आज हम बरेली पहुंचे हैं और आज जानते हैं बरेली तक पहुंचने में करीब करीब 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन अगर हम इन चुनावों की बात करें तो बरेली तक जो हम पहुंचे हैं उसमें एक खास बात यह रही कि पहला चरण जो उत्तर प्रदेश चुनावों का था वो हो चुका है। लगभग 60% से कुछ ज्यादा लोगों ने वोट डाला और अब सबकी निगाहें दूसरे चरण पर हैं। और दूसरा जो चरण है वो रुहेलखंड है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं और रुहेलखंड का एक तरह से जो सेंटर है उसको बरेली कहा जाता है। और इस वक्त हम बरेली में, और बरेली में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव पर और डीडी कॉन्क्लेव में हमारे खास मेहमान अनुराग सिंह ठाकुर जी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। धन्यवाद। और अनुराग जी, जैसा आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है और साथ साथ युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में जो चुनावों की बागडोर है उसमें सह प्रभारी भी हैं बीजेपी के। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल, आप क्रिकेटर भी रहे हैं सर, क्रिकेट खेला आपने लंबे अरसे तक, और क्रिकेट में कहते हैं कि जब पिच पर उतरते हैं तो पिच जब जिस तरह की होती है उसको भांपने के बाद खिलाड़ियों को पता चल जाता है मैच किस तरफ जा रहा है। अब क्योंकि पहले चरण का वोटिंग हो चुकी है, क्या लग रहा है ये मैच किस तरफ जा रहा है? जो जीत के मंसूबों के साथ उतरते हैं और दृढ़ सोच के साथ उतरते हैं वो जीत सुनिश्चित भी करते हैं। हमने 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता से वायदा किया था, गुंडाराज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। उस दिशा में दृढ़ता के साथ हमने काम किया है। गुंडा माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और मैं कहूंगा माफियों की सफाई करने का काम भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और इस बार भी जनता को विश्वास दिला रहे हैं, गुंडाराज माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई और दृढ़ता के साथ चलती रहेगी। पहले चरण का चुनाव था, कैराना की मैं बात करूं, वहां से सपा की सरकार में पलायन होता था। हमारी सरकार के समय लोग वापस वहां बसे हैं, सुरक्षा दी है। महिला हो, व्यापारी हो, युवा हो या कोई और हो, हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कैराना में वोट पड़ा है, भाजपा की लहर चली है, काशी तक जाते जाते कैराना से काशी ये सुनामी में बदल जाएगी। पर अनुराग जी, जब आप कैराना की बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि कैराना में सबसे ज्यादा 75% पोलिंग हुई है और उसको आप लोग अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव और बाकी लोग हैं वो अपनी तरह से बता रहे हैं। वहां पे जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट वहां था जो गैंगस्टर आरोप में जो है जेल में था और कुछ उसके पीछे लोगों की भावनात्मक अपील थी। और इसी तरह से बाकी चुनाव को भी अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को, 10 फरवरी को, 10 मार्च का फैसला हो गया, हम 400 सीटें जीत रहे हैं। 10 फरवरी को जो पहला मतदान हुआ है वहां भी लोगों ने कमल का बटन दबाया। 10 मार्च को भी जब नतीजे निकलेंगे तो कमल 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 ही खिलता सब तरफ नजर आएगा। कारण है जनता का विश्वास। वो केवल एक वर्ग की ओर देख रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ काम करके जनता के बीच में वोट मांगने गए। हमने ये नहीं देखा कौन किस जाति धर्म से आता है। कोई गरीब है उसको पक्का मकान चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए या फिर रसोई गैस का सिलेंडर चाहिए या 5 लाख का इलाज चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक बराबर देने का काम किया है। तो डबल इंजन की सरकार मोदी जी, योगी जी की सरकार ने किया। लेकिन अनुराग जी, जो दूसरा फेज, अगर मैं खास करके सेकंड फेज की बात करूं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं बीजेपी के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण दूसरा वो है। मैं ये आंकड़े देख रहा था, बड़ी ये दिलचस्प बात है कि अगर सेकंड फेज में देखी तो यहां के जो पूरा कुल मिलाकर जो उम्मीदवार जितने उतरे हैं उनमें 67%, 67% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और उसमें 113 मामले तो ऐसे हैं जिसमें गंभीर चार्जेस हैं। और शायद अगर मैं कहूं कि जो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर मुकदमे हैं ऐसा कोई कैंडिडेट तो वो आजम खान, वो इसी इलाके से हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे? आजम खान के बयान अगर आप सड़क पर देखेंगे या सदन में देखेंगे तो महिलाओं को अपमान करने वाले होते हैं। और अखिलेश जी कहते हैं कि काश आजम खान आज होते। आप इसके पीछे सोच देखिए। उनको शांतिपूर्ण मतदान आज भी मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश की शांति आज भी मंजूर नहीं है, क्योंकि आजम खान होते तो मतदाताओं को धमकाते हैं, अधिकारियों को धमकाने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को और बल देते हैं।
और ये चाहते हैं कि वातावरण खराब हो। अखिलेश जी को पहले चरण में नाहिद हसन याद आए, दूसरे में आजम खान आए, पांचवां छठा चरण आते आते इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी नजर आएंगे। ये सोच का फर्क है, ये किनका साथ लेना चाहते हैं और हमने किनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। इन्होंने माफिया का साथ दिया, हमने माफिया को साफ करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, कभी अपराध माफिया वालों को नहीं लाएगी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश ही बनाएगी। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं आजम खान को लेकर, कल अखिलेश जी ने यहां पर एक सभा में, रामपुर में एक सभा में कहा कि आजम खान को किताब चोरी और भैंस चोरी के आरोप में जो है फंसा दिया। वो बार बार यही कह रहे हैं कि चाहे, अब क्योंकि मुख्तार अंसारी का भी नाम आप ले रहे हैं, मुख्तार अंसारी भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो अखिलेश जी कह सकते हैं कि भाई हमने तो टिकट दिया नहीं, उनको तो राजभर जी की पार्टी ने टिकट दिया, हम तो नहीं उनको लड़ा रहे। अखिलेश यादव सदा ही, अब आज तक का इतिहास उठाकर देखो, अखिलेश जी सदा जिम्मेदारी से भागते रहे। पुत्र की जिम्मेदारी हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हो या फिर नैतिक जिम्मेदारी हो, कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और यही कारण है आज उनका इस हाल का। ना परिवार साथ है, ना पूरे पार्टी के लोग साथ है, वो भी छोड़ के चले जा रहे हैं। और मुख्तार अंसारी उनके राज में फलते फूलते थे, तूती बोलती थी, आज जेल की सलाखों के पीछे है। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। माफियों से 64,000 एकड़ जमीन खाली कराई, विश्वविद्यालय बनाए, अस्पताल बनाए, गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए। अब हमने कहा है फिर एक बार योगी सरकार आएगी, आवासीय प्लाट भी मुफ्त में देंगे और पक्के मकान भी बनाकर देंगे, गरीब को देंगे। ये गरीबों की जमीन पर कब्जे करते थे, हम मुफ्त आवासीय प्लॉट देने की बात करते हैं और पक्के मकान बनाकर देने की बात करते हैं। तो बार बार आपको लगता है कि क्या ये जो माफिया वाला चीज पूरी आ रही है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं मुख्तार अंसारी जो है अब चुनाव मैदान में आ रहे हैं और बार बार जो है आप ये माफिया वाला मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा मुद्दा जो डोमिनेट कर रहा है? क्या आप लोगों को इसलिए बार बार याद दिला रहे हैं कि 2017 से पहले जाइए, वहां किस तरह से अपराध होते थे? क्योंकि आप ही नहीं, बल्कि इंटरेस्टिंग बात है, तौकीर रजा साहब जो बरेली की हम बात कर रहे हैं, यहां के जाने मानी शख्सियत हैं, उनका एक बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश राज में दंगे होते थे और अखिलेश राज में जो है वहां पर बच्चों का एनकाउंटर होता था, इसलिए अखिलेश को पूरा समर्थन नहीं देना। वो कह रहे हैं कांग्रेस को इतनी ताकत दे दीजिए कि अखिलेश पर वो लगाम लगा सके। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि सपा की सरकार में क्या होता था। किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे, तब भी कहते थे लड़का है, गलती हो जाती है। और यही कारण है कि उन्नाव में भी एक दलित परिवार की बेटी का अपहरण करता है तो समाजवादी पार्टी का नेता करता है, उसकी हत्या करता है तो समाजवादी पार्टी का नेता करता है। लेकिन जब उस बेटी की मां गुहार लगाने अखिलेश जी के सामने जाती है तो सुनवाई तो दूर, वो किनारा करके चले जाते हैं। काश एक मां की बात सुन ली होती तो एक बेटी की जान बच गई होती। काश 1 मिनट के लिए रुक गए होते और अपनी पार्टी के नेता को फोन कर दिया होता तो किसी की बेटी की जान बच गई होती। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो कह देते हैं लड़का है, गलती हो ही जाती है। तो अखिलेश जी कह रहे हैं उन्नाव वाले मामले में जो आरोपी है, कह रहे हैं हमारा सपा से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं हमारे नेता नहीं। उनकी ही पार्टी के पूर्व मंत्री का बेटा है, उनके ही सहयोगी है। ये तो पहले भी ऐसे ही कहते थे, हमें क्या। इनकी सरकार के समय तो केस भी दर्ज नहीं होते थे, कोर्ट जाना पड़ता था मुकदमा दर्ज करने के लिए। कार्रवाई तो दूर की बात थी, ना सुनवाई थी ना कार्रवाई थी। आज ये इसलिए कन्नी काट रहे हैं कि सुन लेते और फिर कुछ ना करते, तब भी यही होता। इन्होंने अनदेखी की है, ना केवल एक परिवार की, एक मां की, एक बेटी की, बड़े लगातार महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के बयान आते थे। आजम खान जी जिस तरह से जयप्रदा जी के खिलाफ बोलते थे, किसी भी समाज में उस तरह की भाषा का प्रयोग किसी महिला के प्रति नहीं हो सकता है। और मैं तो बरेली में बैठा हूं, जहां माता द्रौपदी का जन्मस्थली है, जिन्होंने अपना अपमान नहीं सहा था, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी,
और ये धरती तो प्रतीक है स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, और वहां पर एक शख्स इस तरह की शब्दावली का उपयोग करता है और अखिलेश यादव जी महिलाओं का अपमान होते देखते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। ये यहां की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अनुराग जी, क्योंकि मैं पहले अगर दौर पर आऊं, पहले चरण में जो वोटिंग हुई, शहरी जो इलाके हैं खास करके, और वो भी ऐसे जिसमें गाजियाबाद हो गया या नोएडा हो गया, वहां बहुत कम पोलिंग हुई है। और जो कम पोलिंग हुई है, लोग उसके निहितार्थ ये निकाल रहे हैं कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो दरअसल निकला नहीं वोट देने के लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद शहरी मध्यम वर्ग है, क्योंकि आप लोगों ने कहा हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। पहले माना जाता था बीजेपी का कोर वोटर शहरी वोटर है, तो बार बार ये आरोप रखते हैं कि आप अपने जो कोर वोटर है शहरी मध्यम वर्ग है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते, गरीबों के लिए करते हैं, या फिर आप बिल्कुल अमीरों के लिए करते हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर चुनावों के नतीजों पर देखें, 2014 के हो, 2017 के हो, 2019 के हो, सभी में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर हम केवल एक ही वर्ग के लिए काम कर रहे होते किसी के लिए, तो क्या हमें सबका वोट मिलता? क्या पूर्ण बहुमत मिलता? क्या इस गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? अपनी रोटियां सेकते रहे, वोट बटोरते रहे, लेकिन सत्ता में आकर नोट बटोरने का काम किया अपने परिवारों के लिए। 70 सालों में इन्होंने गरीब के नाम पर केवल वोट पाया है, कभी गरीब के लिए काम नहीं किया। लेकिन 2014 से लेकर आज तक देख लीजिए, 3 करोड़ पक्के मकान देश में बनाए, 43 लाख उत्तर प्रदेश में बना कर दिए हमने 5 साल में। हर घर को बिजली देश में दी, उत्तर प्रदेश में भी करके दी है। 9 करोड़ पंचायतों में एलईडी के मुफ्त में दिए। आपदा के समय अनाज एक बार नहीं, 2-2 बार महीने में मुफ्त में देने का काम किया है। 5 लाख का इलाज गरीब को मुफ्त में दिया, आगे भी देंगे। यह गरीब को पहले कहां मिलता था? रसोई गैस का सिलेंडर भी मुफ्त में कनेक्शन दिया उज्ज्वला योजना में। नहीं तो पहले कांग्रेस के टाइम पे तो पर्ची पे मिलती थी। आपको तो याद होगा, सांसद देते थे 25-25 सिलेंडर। भाजपा की सरकारें आई तो इस कोटा से हमने बाहर निकाला है और गरीब को गरीब का हक देने का काम किया है। आज इनको चुभता है कि ये तो गरीब के नाम पर वोट मांगते थे, मोदी जी ने गरीबों के लिए काम करने का काम किया है। अगर आप बीजेपी के संकल्प पत्र की मैं बात करूं, यह माना जाता है कि बीजेपी फ्रीबीज में यकीन नहीं करती, क्योंकि बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है ये अब तक। लेकिन अगर इस संकल्प पत्र की बात करूं तो इसमें स्कूटी का जिक्र है, किसानों को मुफ्त जो है बिजली के बिल उनके माफ करने की, मुफ्त बिजली देने की बात है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप लोग भी इस फ्रीबीज की राजनीति में कहीं आ गए हैं क्या? देखिए, हमने पहले दिन कहा था समृद्ध किसान बनाएंगे। 2014 से लेकर 2021 तक देश में हमारे ने क्या किया? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको आप कहते हो, उसको 1.5 गुना किया है किसानों का। मूल्य में भी वृद्धि की, खरीद भी दुगनी करने का काम किया। किसानों को हजारों करोड़ रुपए का, इस साल के बजट में भी 2,37,000 करोड़ रुपया केवल गेहूं और धान की खरीद के लिए हमने रखा है। तो किसानों की आमदन बढ़ाने का काम भी किया। लागत कम करने के लिए जहां फर्टिलाइजर को हम एक दाम पर ही देते रहे, अब नैनो फर्टिलाइजर देने का काम करेंगे। मुफ्त बिजली देंगे ताकि उनकी लागत कम हो। साथ ही साथ 1,000 करोड़ रुपए की लागत से भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाएंगे, ताकि आलू, प्याज, टमाटर जैसी जो सब्जियां हैं, ऐसा उत्पाद जो भी है वो सड़े गले ना, एक भाव की स्थिरता हो। मार्केट ऊपर नीचे जब जाती है तब किसान को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। वो 1,000 करोड़ रुपए हम उसके लिए दे रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। इस छांटने की बात हो, कोल्ड स्टोरेज की बात हो, वैल्यू एडिशन की बात हो, उससे होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से हम किसानों को अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, सिंचाई के लिए नाली और ये सब चेक डैम वगैरह बनाने के लिए पैसा देंगे। तो इससे किसान की आय बढ़ेगी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। 14 दिन के अंदर गन्ना किसान का भुगतान होगा। 14 दिन से विलंब होगा तो चीनी मिल वाले से ब्याज लेकर गन्ना किसान की भुगतान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। किसान की लागत कम होगी और कमाई दुगनी होगी। किसान समृद्ध होगा, संपन्न होगा, देश का किसान होगा, तो हमें इससे बड़ी खुशी की बात क्या है?
अनुराग जी, एक मुद्दा आजकल जो है बहुत तेजी से उसके ऊपर देश भर में डिबेट हुई, हालांकि वो मामला कोर्ट पहुंच गया। मैं हिजाब मामले की बात कर रहा हूं। हिजाब मामला यूनिफॉर्म से जुड़ा था कहीं ना कहीं, क्योंकि स्कूलों में एक यूनिफॉर्म होती थी। लेकिन यूनिफॉर्म की डिबेट जो है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा रही है? क्योंकि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि बीजेपी अगर वहां सरकार में आएगी तो हम इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, देखेंगे किस तरह से लागू हो सकता है। तो क्या यह बीजेपी का एक ऐसा एजेंडा है जो बीजेपी इस चुनाव में लाना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैं बधाई देता हूं पुष्कर जी को, जिन्होंने कदम उठाया है और फिर मुख्यमंत्री बनकर आएंगे, उसको लागू करना चाहिए। जहां तक मैं देश की बात करूं, देश संविधान से चलता है। स्कूल, कॉलेज, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, वो अपने रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं और ये अधिकार शिक्षण संस्थानों को हमारे संविधान ने ही दिया है। तो इसमें क्या बुराई है? आपने बाजार जाना है, शादी पे जाना है, कहीं और जाना है, आप जो मर्जी पहन के जाइए जी, कौन मना करता है देश में? लेकिन स्कूल कॉलेज को तो अपने नियमों के अनुसार चलने दीजिए। कोई कहता है बिकनी पहन के जाए, कोई कहता है ऐसा करे वैसा करे। ये क्या है जी? ऐसे देश नहीं चलता है। क्यों आया ये एकदम से हिजाब मामला? आपको लगता है ये यूपी चुनाव में कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश है क्या? इसमें नया क्या है? 2014 में जब देश की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया, उसके बाद आज तक के सारे प्रमुख चुनाव निकाल कर देखिए, बार बार विपक्षी दलों ने कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोग किया है जो तुष्टीकरण की राजनीति की ओर लेकर जाता है। तो आप ये उसी का हिस्सा आप मानते हैं? एक और नया प्रयोग है। सीए की बात करें, एनआरसी की बात करें, राफेल की बात करें, और दिल्ली में जिस तरह से महीने भर बैठे रहे आंदोलन पे, चुनाव खत्म हुए आंदोलन खत्म हो गया, चुनाव खत्म हुए सीए का मुद्दा खत्म हो गया, चुनाव खत्म हुआ राफेल का मुद्दा खत्म हो गया, चुनाव खत्म हुआ सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा खत्म हो गया। ये चुनाव के समय नया नया प्रयोग करते हैं, फिर मुंह की खाते, फिर घर पर बैठ जाते हैं। ठीक, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। एक जब आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद से हर चुनाव में एक एजेंडा आता है, तो एक एजेंडा और आता है आपकी सरकार के खिलाफ, मोदी जी की सरकार के खिलाफ। वो ये आता है कि दरअसल आप लोग जो हैं, क्योंकि आप सूचना और प्रसारण मंत्री, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आप पत्रकारों के खिलाफ जो है ना, ये सरकार पत्रकारों को बोलने नहीं देती, मीडिया की आजादी नहीं है, और मुझे लगता है ये 1-2 दिन में फिर ये मामला उठेगा, क्योंकि एक महिला पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मंच बहुत बड़ा और वो पत्रकार जो है इतनी बड़ी नहीं है कि उनका मंच पे नाम लिया जाए, लेकिन उन्होंने कोरोना के नाम पर जो है करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाया और अपने परिवार में उन्होंने झोंक दिया। अब उसको भी शायद एजेंडा बना है, क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रही है, तो हो सकता है ये भी एजेंडा है कि आप लोग पत्रकारों को इस तरह से हैरेस करते हैं। देखिए, आपदा में अवसर, ये मोदी जी ने देश के लिए कहा था कि हम देखिए क्या है, पीपी किट बनानी हमने देश ने शुरू की, एक्सपोर्ट बढ़ा, देश की पूर्ति भी की, एक्सपोर्ट भी हुआ, मास्क भी बने, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर ज्यादा हुई, इसी तरह से पीएलआई स्कीम्स में बाकी सब कुछ हुआ। हमने आपदा के समय भी देश को और मजबूत करके बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ा करने का काम किया। ये तो आपदा में अवसर थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आपने किसी पत्रकार का नाम लेने से मना किया, लेकिन मैं कहूं उन्होंने आपदा में अवसर अपने लिए खोजने का काम किया है, गरीब जनता के नाम पर पैसे बटोरे और अपने खाते में डालने का काम किया। व्यक्तिगत खाते में कुछ लोग आपदा के समय भी खाने से हटते नहीं और देश को बदनाम करने से हटते नहीं। इसके खिलाफ एजेंसियों ने अगर कार्रवाई की है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ठीक, एक और विवाद जो है काफी, जो योगी जी का एक बयान था, उसको लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। और योगी जी ने चुनाव में पहला चरण था तो उन्होंने कहा कि भाई संभल के वोट करिए, नहीं तो केरल और बंगाल जैसा यूपी बन जाएगा। उसको लेकर लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। राहुल जी रिएक्ट कर रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम लोग तो इतनी आगे हैं देखिए, और केरल से यूपी की क्या तुलना है। इस तरह का विवाद लगभग चल गया। तो इसका भाव दरअसल क्या है, क्यों ये विवाद हुआ चुनाव के समय? देखिए, पश्चिम बंगाल तो जीता जागता उदाहरण, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी हत्या ममता जी की सरकार में कैसे होती है। उनके शासन में दूसरे राजनीतिक दल के लोगों को सिर उठाने का अवसर नहीं मिलता, उससे पहले दबाने का काम किया जाता है।
केरल में भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को खोया है। यह नया नहीं है, ये देश के सामने सच्चाई है। और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर की जाती है, समाज को बांटने का काम किया जाता है, जो वातावरण वहां पर खड़ा किया जाता है, वो देश और प्रदेश के लिए उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी दंगे होते थे, अपराध होते थे, और माफिया राज ऐसा था कि आप खाली प्लॉट कहीं पर नजर आता था तो सपा के लोग उस पर नजर गड़ाकर उस पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले आ जाते थे। 5 सालों में उत्तर प्रदेश को उससे मुक्ति मिलने का काम हुआ है। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि वापस उत्तर प्रदेश की वो स्थिति आए, ना ही उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। और जिस स्थान पर मैं हूं, बरेली में, वो तो नाथ नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है। तो गोरखनाथ के बाबा योगी आदित्यनाथ जी को यहां के लोग निराश नहीं करेंगे, फिर एक बार योगी सरकार बनाकर देंगे। आप पूरे देश में, पूरे यूपी में भ्रमण कर रहे हैं, खास करके क्योंकि उत्तर प्रदेश के आप चुनाव के सह प्रभारी भी हैं। कल आप वाराणसी में थे, काशी में थे। आपकी ट्विटर पे मैं तस्वीरें देख रहा था, काशी के लोगों के साथ आप कुल्हड़ की चाय का आनंद ले रहे थे। काशी का जो अपना फ्लेवर है, कलर है वहां का, क्या आप जब पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या आपको सेंस लग रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मन में मुद्दे कौन से हैं, ये चुनाव कैसे लगातार किन चीजों पर डोमिनेट हो रहा है? देखिए, 2-3 बातें बहुत प्रमुखता से सामने आती। एक, सुरक्षा। सुरक्षा किसकी? आम इंसान, आम जनता की, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था 2017 से पहले। अपराध कम हुआ है, कार्रवाई होनी शुरू हुई है, माफिया राज, गुंडा राज को बढ़ावा देने वालों की सफाई हुई है। एक तो ये। दूसरा, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान बढ़ा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर प्रभाव दिखा है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। और इसी के लिए इसका पूरा जो आप देखते होंगे वातावरण, ये भाजपा के पक्ष में इसलिए नजर आता है कि नीचे काम हुआ है, गरीबों का उत्थान हुआ है। उत्तर प्रदेश में आम जनता की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दुगनी हुई है 5 साल। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 5 सालों में 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर देश में आई है। बहुत सारे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1,47,000 करोड़ का निर्यात किया, 25 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए। अब की बार हम फिर सरकार बनाकर निर्यात भी दुगना करेंगे, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी दुगने करने जा रहे हैं। 1 एक्सप्रेसवे था, हमने 5 एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम की शुरुआत की है। यही नहीं, 15 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 59 बना दिए। 70 साल में 15 थे, हमने 5 साल में 59 बना दिए। और अगले 5 साल में हर जिला मुख्यालय पर बड़ा आधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी हमारी सरकार पूरा कर लेगी। हमने 3 करोड़ युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए। अगले 5 साल में हर परिवार से कम 1 व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे। हमने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, कनेक्शन दिया। अब हर होली दीपावली पर रसोई गैस के सिलेंडर भी मुफ्त में देंगे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को। हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम करेंगे, ये हम करने जा रहे हैं। मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी बेटियों को देने का काम हम करने वाले हैं। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना में 2 करोड़ स्मार्टफोन और लैपटॉप मुफ्त में देने का हम काम करने वाले हैं। हर वर्ग के लिए, आपने कहा किसानों के लिए मुफ्त अगर बिजली दी और खरीद 14 दिन में सुनिश्चित की है, तो साथ में हमने ये भी कहा है कि महिलाओं के लिए 3 महिला पुलिस बटालियन हमने बनाई, 3 और बनाने जा रहे हैं। 3000 पिंक पुलिस स्टेशन बनाएंगे। महिलाओं को अपनी रिपोर्ट लिखानी आसान होगी। हर बाजार में पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए बनाकर देंगे। वृद्ध हो, विधवा हो, निराश्रित महिला हो या दिव्यांग हो, इनकी पेंशन हमने 300 से बढ़ाकर 1000 कर दी थी, अब इसको 1500 रुपए हम कर देंगे। ये हम करने जा रहे हैं, किया भी है, आगे भी करेंगे। लेकिन अनुराग जी, वही बात है, आपने सारी चीजें बताई।
लोग क्यों भरोसा करें आप जो कहते हैं? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि बीजेपी ने जितने वादे किए थे उनमें से कोई पूरा नहीं किया, रोजगार के मुद्दे पर नहीं किया, महंगाई इतनी बढ़ रही। वो कह रहे हैं आप लोग तो वादे पूरे ही नहीं करते। ये अखिलेश जी आरोप लगाते हैं। भाजपा ने करके दिखाया था, भाजपा फिर करके दिखाएगी। हमारा पिछला भी आप पूरा घोषणा पत्र उठाइए, 70 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर कहे थे, 3 करोड़ देने का काम किया। हमने इतने एयरपोर्ट नहीं कहा था, उससे ज्यादा देने का काम किया। हमने कहां कहा था कि हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, फिर भी देने का काम किया है। कहां कहा था कि हर घर को बिजली देंगे, फिर भी देने का काम किया है। हमने कहा था गुंडाराज माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, वो करने का काम भी हमने सुनिश्चित किया है और आगे भी दृढ़ता के साथ गुंडों और माफियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल के तौर पर मैं कुछ जल्दी जल्दी एक दो चीजें लेता हूं। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था और कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी अयोध्या काशी के नाम पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं मथुरा भी बीजेपी का एजेंडा, लोग इस तरह की बातें करते थे। अभी वो मुद्दे नहीं सुनाई पड़ रहे, तो विपक्ष एक तरह से कह रहे हैं कि ये मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी के चल नहीं पाए और इसीलिए जो है बीजेपी अब दूसरे मुद्दों की तलाश कर रही है। देखिए, सदा सपा के लोग, विशेष तौर पर अखिलेश ये कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमारे ऊपर आरोप लगाते थे बीजेपी वालों को। अखिलेश जी को याद कराना चाहता हूं, तारीख बताने की जरूरत नहीं पड़ी। शिलान्यास भी कर दिया है, उद्घाटन भी जल्द करके दिखाएंगे, भव्य राम मंदिर बनाकर दिखाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम मात्र 5 वर्षों में एक अद्भुत प्रयास नरेंद्र मोदी जी का था। दुनिया को यह अद्भुत तोहफा देने का काम मोदी जी ने किया है, उनका दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। प्राचीनतम शहर में आधुनिक सुविधाएं भी दी, बाबा विश्वनाथ धाम बनाने का काम भी किया है और हमें आगे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या करना है, क्योंकि लोग जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके थोड़ा बता दीजिए, मथुरा क्या है, क्यों एजेंडा है क्या? मुझे लगता है आजकल अखिलेश जी को सपने थोड़े ज्यादा आते हैं। उनको कृष्ण जी बार बार आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसका मतलब दिन में सपने लेने की आदत पड़ गई। आप कह रहे हैं दिन में सपने, तो मतलब आप कॉन्फिडेंट है? क्योंकि मैं इससे पहले ऑडियंस के सवाल पर जाऊं, क्योंकि मैं अब यहां पर आए हैं तो बरेली की जनता के भी 1-2 सवाल मैं जरूर लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर, मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है? आप ये कागज दीजिए, मैं इस पर लिखकर दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटों के साथ फिर एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। यूपी की जनता ने मोदी जी को 2019 में ट्रिपल सेंचुरी लगवा के 303 सीटें जिताई थी। 2017 में योगी जी की ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 325 सीटें जिताई थी। यूपी की जनता एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी लगाएगी, भाजपा की फिर सरकार बनाएगी। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग जी कह रहे हैं ट्रिपल सेंचुरी। मुझे याद आ गया जो है वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से ट्रिपल सेंचुरी लगाया करते थे और पाकिस्तान में जाकर ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। मोदी जी योगी जी कौन पीछे हैं? हाँ बिल्कुल, तो मोदी जी योगी जी भी जो है ट्रिपल सेंचुरी लगाएंगे इस बार, फिर अनुराग जी का दावा है। और मैं चाहूंगा ऑडियंस की तरफ से अगर कुछ सवाल हम लोग ले पाए, क्योंकि ये मौका है, तो क्यों ना 1-2 सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार आदरणीय मंत्री जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाओं पर विचार करते हैं और सबके विचार और सबके विकास की बात करते हैं, कल ही हम सबके प्रणेता आदरणीय दीनदयाल जी की पुण्यतिथि थी, तो हम इस बार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में किस तरह से गरीब कल्याण को आगे करते हुए कार्य करेंगे, कृपया। देखिए, गरीब के सबसे बड़ा सपना क्या होता है? पक्का मकान, सुरक्षा आती है। गरीब की आम भाषा में सुनेंगे तो क्या कहता है? काश मैं लखपति बन जाऊं। और ये दोनों सपने एक साथ पूरा करने का काम मोदी सरकार करती है, योगी जी की सरकार भी करती है। मोदी जी, योगी जी ने करोड़ों गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए देश में और 43 लाख उत्तर प्रदेश में। और गरीब लखपति उसी दिन बन जाता है जब पक्का मकान मिलकर। अब तो आवासीय पट्टे पर जमीन
आवासीय पट्टे की जमीन भी देंगे और पक्का मकान भी देंगे, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भी देंगे। दूसरा, रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, जो अमीर के पास होता था अब गरीब के घर में है। पानी लेने के लिए गरीब को 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब उसके घर पे नल का कनेक्शन आ गया है। इलाज कराने के लिए गरीब और गरीब हो जाता था, अब 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में दे दिया है। राशन की कोई कमी ना हो, भरपेट रोटी खाए, महीने में 2 बार मुफ्त राशन देने का काम कर दिया है। रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए, और जो मैंने पहले कहा 5 वर्षों में आय दुगनी की है, अगले 5 वर्षों में इसको और दुगना कर देंगे। ऐसे ही गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है, आगे और समृद्ध और संपन्न बनाने का काम हम फिर करके देखेंगे। दीनदयाल जी का सपना सच हो रहा है, जो वो अंत्योदय की बात करते थे, आपको लगता है? निश्चित तौर पर। पंक्ति के अंत में कौन खड़ा है? पंक्ति के अंत में वही खड़ा है जिसके पास झोंपड़ी है, ना 2 वक्त की रोटी है, ना आय के साधन है। उन सबके लिए काम करने का काम हमने यहां से किया है। सशक्तिकरण महिलाओं की, निराश्रित महिलाओं को अगर 1500 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी, कानून में व्यवस्था करके उनकी रोजगार यानी कि पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी जितनी यूपी में महिलाओं की, उसको दुगना करने की हमने बात कही है। दुगना। इससे सशक्तिकरण नारी का भी होता है, समाज का भी होता है। सशक्त नारी ही समृद्ध और संपन्न प्रदेश का निर्माण कर सकती है, और उत्तम प्रदेश यहीं से बनेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल। जी अनुराग जी, आपने कहा हमने बहुत विकास कराया है, फिर कैराना जैसे मुद्दे उखाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसी में मेरा एक और सवाल है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच का क्या रुख है आपका? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कैराना की बात क्यों उठानी पड़ती है? 5 साल के बाद कैराना में जाकर जब मन को संतोष मिलता है कि वो परिवार वापस आकर बसे हैं जिनको समाजवादी की सरकार के समय पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था, अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगा, उन परिवारों को जिनको अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, 5 साल में इतनी सुरक्षा दी कि वापस अपने गांव में, अपने घर में आकर बसने की शुरुआत हो गई। क्या इसका संतोष आपको नहीं होगा? मुझे नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए, आपको समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपके घर के पास ऐसी अपराध की घटनाएं होती, डराया धमकाया जाता, आपको अपना घर छोड़कर जाना पड़ता, तो क्या आप उसको पहले दिन भूल जाते, दूसरे दिन भूल जाते, याद रखते? जिसको भी अपना घर छोड़ना पड़ता है उसके दिल पर बीतती है कि उसके साथ क्या हुआ है। याद करो कश्मीरी पंडितों के साथ, नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर आना पड़ा। टेंटों में रहते थे राजधानी में, मुंबई में जाकर बसे, तीसरी पीढ़ी आ गई तब जाकर अब कहीं वो स्टेबल हो पाए हैं। आज अगर उनको कश्मीर में वापस बसाने का काम किया जा रहा है, उनके अधिकार देने का काम किया, तो गुनाह कर रहे हैं क्या? क्या कैराना से गए पलायन करने वालों को वापस बसाने का काम किया तो क्या गलत काम किया है? हमने तो उनके अधिकार दिए जिनको जनता भूल गई थी, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने सुनिश्चित किया है। और जहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है कि वहां पर जाना पड़ता है, हमने लगातार कोर्ट के सामने विषय उठाया है और आगे भी उठाएंगे ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस मांग को पूरा किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवालों के साथ ही अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप डीडी कॉन्क्लेव में आए, हमारे तमाम सवालों के और ऑडियंस के सवालों के भी जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। माननीय केंद्रीय, बहुत बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम डीडी कॉन्क्लेव लगातार जारी है। अलग अलग मेहमानों से हम बातचीत कर रहे हैं। इस सेशन में हमारे साथ कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, कांग्रेस से हैं, सीपीआईएम से हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षक हैं, पूर्व विधायक भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस चुनाव के अंदर अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन बरेली का सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजरों में क्या होना चाहिए? मैं रामदेव पांडे, कांग्रेस पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूं। देखिए, बरेली में जब भी केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, तब रोजगार की समस्या हुई है, महंगाई की समस्या हुई है, स्वास्थ्य की समस्या हुई है।
इन समस्याओं से जूझते हुए मरते बिलखते हमारी बरेली की जनता ने हमेशा परेशानियां ही उठाई हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, उन सबको बड़ी बड़ी दिक्कतें हुई हैं। आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार में आएंगे तो? कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर मजहब के लिए प्यार और सद्भाव बढ़ाते हुए लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दी है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ एक शिक्षक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप बताइए कि आपको लगता है पिछले 5 वर्षों के दौरान योगी सरकार में विकास के कुछ काम हुए? क्या विकास की रफ्तार बढ़ी? क्योंकि रुहेलखंड का जो ये इलाका है, हम देखें तो काफी दशकों से पिछड़ा हुआ नजर आता था, सड़कों की हालत खराब थी। क्या आपको उसमें सुधार दिखाई देता है? जी, मेरा स्पष्ट मानना है सबसे आसान काम जो होता है वो विकास को नकारना होता है। विकास सामूहिक एक प्रक्रिया है, वो पूरे समुदाय के लिए होती है। कोई भी जना बड़ी आसानी से नकार सकता है कि मेरे घर के आगे की सड़क नहीं बनी तो मेरे लिए विकास नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 5 साल के दौरान बरेली की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने काम हुए हैं, यहाँ पर सीवर लाइन बिछी, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, तमाम कार्य हुए हैं। लेकिन बड़ा आसान हो जाता है कि हम कह दें कि भाई हमारी सड़क पे तो गड्ढे हैं, तो एक सड़क के गड्ढे के आधार पर हम विकास को नकार नहीं सकते। विकास कितना हुआ है इसके आधार पर तय होता है, कभी भी इस आधार पर आप विकास को तय नहीं कर सकते कि क्या काम नहीं हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा हमें, लेकिन एक सबसे बड़ी बात और सामने निकल कर आती है, अपराध इस चुनावों के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या पूर्वी की या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, आपको लगता है कि योगी सरकार में अपराध पर शिकंजा कसा गया? क्योंकि सभी राजनीतिक दल इसको मुद्दा तो बना रहे हैं और कहते हैं कि सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी तो अपराध चरम पर होता था। क्या आपको बदलाव नजर आता है? जी, इस बारे में बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुरक्षा का ही है। किसी भी सरकार का सुशासन इस आधार पर देखा जाता है कि उसने अपराधियों के खिलाफ या दंगाइयों के खिलाफ कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई की। हम जब समाजवादी सरकार को देखते हैं तो मुजफ्फरनगर दंगों का एक भयावह दृश्य हम लोगों के सामने आता है, जब सरकार के मंत्री दंगाइयों के लिए हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से बुलाते थे। आज किसी भी जाति और किसी भी धर्म का अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हो रही है। इसी के आधार पर किसी भी सरकार के हम सुशासन को तय कर सकते हैं कि सरकार में सुशासन है या कुशासन है। आप हमारे साथ पूर्व विधायक भी हैं, आप कांग्रेस से रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं आपकी सरकारों में और इस सरकार में कुछ फर्क आपको नजर आता है? बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले मेरे टाइम में तो 85 में विधायक रहा पहली बार, 89 दूसरी बार रहा। उस टाइम विधायक जो काम करते थे, विकास का काम जो होता था स्टार्टिंग से और अंत तक हो जाता था, उस सड़क में गड्ढे नहीं पड़ते थे। आज सड़क स्टार्ट होती है और लास्ट सिरे पर पहुंचती है जब तक उस सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं। इतना अंतर अब है। चलिए, ये अलग अलग बातें बिल्कुल। के लिए एक मुद्दा, यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है। सरकार योगी की बने या अखिलेश की बने या कांग्रेस की बने, राजकीय मेडिकल कॉलेज बरेली में बहुत जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो सभी लोग इनको उठा रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी राजनीतिक दल की उस इलाके के विकास की होनी चाहिए। हमारा खास कार्यक्रम अभी भी लगातार जारी है और हमारी एंकर रीमा पराशर हमारे खास मेहमान से बातचीत करेंगी।